नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हमारा चल रहा है, थर्ड वीडियो है आज। तो वीडियो के साथ साथ बने रहिए। पुराने बच्चे जो कंसिस्टेंट हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए। एंड मार्क माय वर्ड, कहीं पे भी लिख लीजिए, अगर आप इसी तरीके से कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस को फॉलो करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि ये जो सीरीज चल रही है ये मॉसबी सॉन्डर्स से है और इस पे सारे एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो और जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं जो इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो वीडियोस के साथ जुड़ जाइए। और जो प्रीवियस 3 सिस्टम्स हो चुके हैं उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और अब फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ढील नहीं देनी है, थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है पढ़ाई को बिल्कुल ही साइड में रख दी। फेस्टिवल के बीच में मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी पढ़िएगा जरूर। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले वही बोलना चाहूँगी, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a client with cirrhosis of liver. Which laboratory test should the nurse monitor when abnormal might identify a client who may benefit from neomycin anemia? ये कह रहा है एक पेशेंट है जिसको लिवर सिरोसिस है और कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट ऐसा है जो एबनॉर्मल है और जिसको नियोमाइसिन जो है उसको देने से जो उसके सिम्टम्स हैं वो रिलीव होंगे। तो यहाँ पे जो है सिरोसिस ऑफ लिवर क्या होता है, लिवर जनरली कैसा ऑर्गन होता है हमारा, रीजनरेट करने की टेंडेंसी रखता है। थोड़ा बहुत लिवर को नुकसान होता है तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन सिरोसिस ऑफ लिवर में जो हेल्दी लिवर सेल्स होते हैं जो वो इरिवर्सिबल चेंजेस वहाँ पे हो जाते हैं और वो जैसे पत्थर बन जाता है ना, इस तरीके के सेल्स जो है वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है पूरे नोड्यूल लाइक आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर और वहाँ पे आपको सेल्स जो है वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है। मतलब लिवर का जो पार्ट सिरोसिस हो गया वो परमानेंटली डैमेज हो गया है, अब वो दोबारा से रिवाइव नहीं करेगा। लिवर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म है बहुत सारी चीज़ों को वो करता है। अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है लिवर में होता है, उसके बाद किडनी से एक्सक्रीशन होता है और हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाने में हेल्प करता है और जो है हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से लिवर के मल्टीपल फंक्शनिंग है जो कि अफेक्ट होने के कारण लिवर के बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो बंदे में आ जाती हैं। तो सिरोसिस जो है एक एंड स्टेज आप लिवर का कह लीजिए, वहाँ से लिवर को रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या इसमें हाई होगा जो नियोमाइसिन से फायदा होगा, अमोनिया लेवल, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, वाइट ब्लड सेल काउंट एंड एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज लेवल। यहाँ पे जो लिवर में होता है वो सबसे मेन क्या रहता है कि प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वो अमोनिया होता है। और लिवर क्या करता है, इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। ये यूरिया जाता है कहाँ पे, किडनी में, और किडनी से फिर ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। अब जब यहाँ पे क्या है, लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से अमोनिया ही यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से जो है बहुत हिपैटिक कोमा, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो यहाँ अमोनिया लेवल होगा और अमोनिया ही ऐसा है जो कि यहाँ पे नियोमाइसिन, उसको नियोमाइसिन क्या रोल करता है कि जो अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, जो अमोनिया बना रहा है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, जिसकी वजह से अमोनिया का बनना कम हो जाता है। और अमोनिया का बनना कम होगा तो सिम्टम्स भी क्या होंगे, रिलीव करेंगे। बाकी तीनों चीजों पे जो है नियोमाइसिन कोई फर्क नहीं डालता है। यहाँ क्वेश्चन में नियोमाइसिन का फर्क पूछा गया है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड सेल काउंट भी जो है यहाँ पे अलग होगी। एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज जो है वो भी लिवर कंडीशन में एलिवेटेड होगा, लेकिन नियोमाइसिन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियोमाइसिन का फर्क पड़ेगा अमोनिया लेवल पे, जो कि क्या करेगा, अमोनिया को जो प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ए राइट आंसर होगा अमोनिया लेवल। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विथ सिरोसिस ऑफ लिवर हैज प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड अ लो प्लेटलेट काउंट. A regular diet is ordered.
What should the nurse instruct the client to do considering the client's condition? एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर है, उसको प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का क्या मतलब है कि जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो जो क्लॉटिंग टाइम है वो ज्यादा लंबा है। इसका मतलब क्या है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। यही मतलब है ना कि जब हमारा ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो हो सकता है हमें छोटी सी इंजरी क्या कर दे, बहुत सारी ब्लीडिंग में रिजल्ट कर जाए। तो यहाँ ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे क्या करता है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने में लिवर का रोल होता है, पर मेनली जो है विटामिन के जो कि प्रोथ्रोम्बिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, विटामिन के नहीं बन रहा है। विटामिन के नहीं बन रहा है तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम जो है वो बढ़ रहा है। रेगुलर डाइट इस पेशेंट को दी गई है, तो कौन सी नर्स इंस्ट्रक्शन देगी क्लाइंट को कंसीडरिंग द कंडीशन? ऑप्शन ए, अवॉइड फूड हाई इन विटामिन के। अवॉइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बॉडी नहीं बना पा रही है, तो हमें डाइटरी सोर्स से ही विटामिन के लेना होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चेक द पल्स सेवरल टाइम्स अ डे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम में पल्स का कोई वो नहीं है। यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो जो है टेकिकार्डिया हो सकता है, लेकिन अभी ब्लीडिंग का कोई साइन नहीं है तो पल्स का भी कोई काम नहीं है। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क व्हेन टेकिंग एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है, यहाँ पे एस्पिरिन जनरली अगर दी भी जाती है तो एस्पिरिन मिल्क के साथ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और तो ये भी नहीं होगा। रिपोर्ट साइन ऑफ ब्लीडिंग नो मैटर हाउ स्लाइट, ये रहेगा। कभी भी जब हमारा क्लॉटिंग टाइम, कभी भी किसी भी कंडीशन में जब हमारा क्लॉटिंग टाइम ऑल्टर करता है, तब हमेशा हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज को देखना है। अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी है और थोड़ी सी भी ब्लीडिंग है, वो रुकने वाली नहीं है, वो बहुत सीवियर हो सकती है, इसलिए उस चीज को मॉनिटर करना है। तो डी राइट आंसर होगा। Next, a client is admitted with anorexia, weight loss, abdominal distension and abnormal stool. A diagnosis of malabsorption syndrome is made. What nursing action should the nurse implement to best meet the client's need? एक पेशेंट है जिसको एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लग रही, वेट लॉस हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड है और स्टूल पैटर्न भी एबनॉर्मल है, उसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। तो उसके लिए क्या करना है? ऑप्शन ए, अलाउ द क्लाइंट टू ईट फूड प्रेफरेंस। फूड प्रेफरेंस अलाउ करेंगे तो पहले ही माल एब्जॉर्प्शन है और भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से पूरा ही न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का बहुत ही फॉल्टी हो जाएगा, तो ये नहीं करेंगे। एनकरेज द कंजप्शन ऑफ हाई प्रोटीन फूड्स। Then institute IV therapy to improve the client's hydration and maintain NPO status because food precipitates diarrhea. NPO तो नहीं मेंटेन करते हैं हम पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को डाइट तो देनी ही है, और इसको कैसे डाइट देंगे? हाई प्रोटीन डाइट देंगे, क्योंकि प्रोटीन किसके लिए? टिश्यू रिपेयर और इंजरी जो भी हो रही है उसको रिपेयर करने की पोटेंशियल रखता है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट देंगे। आईवी थेरेपी की जब तक नीड नहीं है, जब तक पर ओरल पेशेंट जो है ले सकता है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग मालएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम सेकेंडरी टू सीलिएक स्प्रू। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू प्रेसिपिटेट अ स्ट्राइकिंग क्लिनिकल इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट? अब सीलिएक स्प्रू जो है, ग्लूटेन वाली डाइट, अगर सीलिएक डिजीज की हम बात करें तो सीलिएक डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लूटेन एंटेरोपैथी बोलते हैं। यहाँ पे बॉडी क्या करती है? ग्लूटेन को एज अ फॉरेन ट्रीट करती है, बॉडी को लगता है ये दुश्मन है। तो जैसे ही बंदे ने ग्लूटेन खाया, वहां पे क्या होने लग जाता है? फाइट होने लग जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, और यही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फैल के क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। अब इस पर्सन ने ग्लूटेन लिया, तो यहाँ पे जब लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई में जो बीच में आता है वो भी पिसता है। इसी तरीके से ये विलाई भी क्या हो रही है? रप्चर हो गई, और विलाई रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से फूड को सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है एब्जॉर्ब होने के लिए, और सरफेस एरिया नहीं मिलेगा तो उसको क्या होगा? माल एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ कह रहा है सीलिएक में क्या जो है इंप्रूवमेंट करेगा? फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, देन ग्लूटेन फ्री डाइट। यहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो इंप्रूवमेंट करेगी, क्योंकि ग्लूटेन ही इसको क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है, तो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, फॉर विच क्लासिक क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स असेस द स्टूल ऑफ द क्लाइंट विद माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम?
अगर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो क्या चीज प्रेजेंट होगी? जब एब्जॉर्प्शन नहीं होती है ना तो पूरा का पूरा जो है स्टूल में क्या प्रेजेंट होता है? फैट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिटोरिया बोलते हैं। और फैट में जो है फाउल स्मेलिंग बल्कि स्टूल प्रेजेंट होता है। तो वही माल एब्जॉर्प्शन में फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पूरा का पूरा स्टूल में निकल रहा है, जिसकी वजह से स्टिटोरिया हो रहा है। तो यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स होंगे। मलीना कब होता है? जब अपर जीआई ब्लीडिंग होती है तब उसमें मलीना होता है, और लोअर जीआई ब्लीडिंग में फ्रैंक ब्लड होगा। जेली लाइक कंसिस्टेंसी जो है इनटू ससेप्शन में होती है, जो कि हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक पार्ट है। तो यहाँ फैट ग्लोब्यूल्स इज द राइट आंसर। Next, which food selection by the client with malabsorption syndrome indicate that the nurse's dietary instruction was successful? Select all that apply. malabsorption syndrome है पेशेंट को, तो इनमें से कौन सी ऐसी डाइटरी टीचिंग है जो कि दिखा रही है कि पेशेंट को सक्सेसफुल है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ग्रीन बीन्स, बेक्ड पोटैटो, नूडल पडिंग, टर्की सैंडविच एंड होल व्हीट सीरियल। व्हीट तो हम देते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों भी क्या है, जो है फैट कंटेंट इनमें हाई है, तो हाई फैट डाइट भी नहीं देनी है। यहाँ हम ग्रीन बीन्स एंड बेक्ड पोटैटो दे सकते हैं। दोनों ही जो है लो फैट कंटेंट है एंड इजीली एब्जॉर्बेबल होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन। Next, 18-year-old is admitted with an acute onset of right lower quadrant pain at McBurney's point. Appendicitis is suspected. For which clinical indicator should the nurse assess the client to determine if the pain is secondary to appendicitis? Appendicitis का क्या मतलब होता है? जहाँ पे itis हो जाता है उसका मतलब हो जाता है इन्फ्लामेशन। अपेंडिक्स हमारा कैसा ऑर्गन होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है लेकिन प्रेजेंट है। अब क्या होता है ना कि ये हमारी जो है यहाँ पे हमारा इलियम अगर कनेक्ट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये क्या है? सिकम है, सिकम। और यहाँ पे ये सिकोइलियल जंक्शन होता है, यहाँ पे ये कनेक्ट होता है। इसके नीचे जो है राइट साइड में लोअर में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। कई बार हार्ड स्टूल होने की वजह से या कोई इन्फेक्शन वगैरह होने की वजह से इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब अपेंडिसाइटिस का साइन होता है मैकबर्नीज साइन। यहाँ पे क्या है, अगर हम पेशेंट के अम्बिलिकस से जो इलियक स्पाइन है वहां तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो मिड पॉइंट के आसपास कहीं पे ये पॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसको मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं। और अपेंडिसाइटिस के केस में जब मैकबर्नी पॉइंट को हम छूते हैं तो वहां पेशेंट को पेन फील होता है, मैकबर्नीज टेंडरनेस पेशेंट को फील होती है, वो एक अपेंडिसाइटिस दिखाता है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके अलावा इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो अपेंडिसाइटिस पे मोहर लगा देगी कि हाँ अपेंडिसाइटिस ही है। यूरिनरी रिटेंशन इसमें नहीं होती है। गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, ये जनरली GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में होती है। इस केस में यहाँ पे जहाँ पे स्टमक इन्वॉल्व नहीं है ये नहीं होगा। रीबाउंड टेंडरनेस ये होता है। रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब है कि जब दबाएंगे तब तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही उस जगह को छोड़ेंगे पेशेंट जो है पेन फील करेगा। तो रीबाउंड टेंडरनेस इज द सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस, और ये दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस का पेन है। इंक्रीज लोअर बाउल मोटिलिटी, या लोअर बाउल का रोल नहीं है क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो अपर बाउल जो हमारा लार्ज बाउल है उसमें प्रेजेंट होता है। तो सी राइट आंसर होगा। Next, a client who had surgery for ruptured appendix developed peritonitis. What clinical finding related to peritonitis should the nurse expect the client to exhibit? Select all that apply. एक पेशेंट है जिसको अपेंडिक्स जो है रप्चर कर गई है, तो उसको पेरिटोनाइटिस हो गया है क्योंकि जो हमारे एब्डोमिनल को सराउंड करती है कैविटी, वो कौन सी कैविटी होती है? पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियल कैविटी होती है। और जब अपेंडिक्स उसमें रप्चर किया है तो वो बैक्टीरिया जो है पेरिटोनियम तक पहुंच गया है और उसने पेरिटोनाइटिस कॉज कर दिया है। तो क्या सिम्टम होंगे? फीवर, हमेशा जो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन वाली कंडीशन है उसमें फीवर प्रेजेंट होता है। हाइपर एक्टिविटी नहीं होती, हाइपो एक्टिविटी होती है। एक्सट्रीम हंगर तो पेशेंट को होती ही नहीं है। यूरिनरी रिटेंशन के कोई साइन अपेंडिक्स से रिलेटेड नहीं होते हैं। एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी, यहाँ पे कैसा बोर्ड लाइक, जैसा तख्ते पे हाथ लगाते हैं ना, बहुत ही हार्ड एब्डोमिन जो है वो हो जाता है पेरिटोनाइटिस में, तो बोर्ड लाइक एब्डोमिन जो है प्रेजेंट होगा। तो ए एंड ई आर द राइट ऑप्शन।
Next, a client had surgery for perforated appendix with localized peritonitis. In which position should the nurse place the client? Peritonitis हो गया है पेशेंट को और उसकी सर्जरी है, तो कौन सी पोजीशन में नर्स जो है प्लेस करेगी? सिम्स, सेमी फाउलर, ट्रेडेनलेनबर्ग एंड डोर्सल रिकम्बेंट। यहाँ सेमी फाउलर पोजीशन में करते हैं, क्योंकि सेमी फाउलर पोजीशन में क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है वो नीचे की तरफ, ग्रेविटी के पुल से नीचे की तरफ रह रहा है, वो ऊपर जो है अपर किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ बी राइट आंसर होगा, उसको नीचे की तरफ ड्रेन करने के लिए ये पोजीशन दी जाएगी, सेमी फाउलर्स। Next, after many years of coping with colitis, a client make the decision to have a colectomy as advised by the healthcare provider. What is the most likely significant factor that impacted the client's decision? एक पेशेंट है जो कि कोलाइटिस से डील कर रहा है। कोलाइटिस मतलब कोलोन में इन्फ्लामेशन है और सर्जन ने उसको बोला है कि जहां जहां पार्ट में इन्फ्लामेशन है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेगा उसके डिसीजन को? ऑप्शन ए, इट इज अ टेम्परेरी अंटिल द कोलोन हील्स। टेम्परेरी नहीं होता, कोलेक्टमी जो पार्ट निकाल दिया वो निकाल दिया, दोबारा नहीं लगता है। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा जनरली रेक्टम, सिग्मोइड कोलन, जो हमारा कोलोन वाला पार्ट है वो अफेक्टेड होता है, और जो पार्ट अफेक्टेड होता है उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, और सर्जिकली रिमूव करने के बाद जो है कोलोस्टमी या एंड टू एंड एनास्टमोसिस जो भी सर्जन्स को लगता है वो करते हैं। तो बी राइट ऑप्शन होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस कैन प्रोग्रेस टू क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोन्स डिजीज में नहीं प्रोग्रेस करता है। क्या फर्क होता है? जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जैसे कोलाइटिस का वर्ड है तो ये कहाँ पे ही होगा? कोलोन में ही होगा, बल्कि क्रोन्स डिजीज जो अल्सर्स हैं वो माउथ टू एनस कहीं पे भी जीआई ट्रैक्ट में हो सकते हैं, वो क्रॉन्स डिजीज होती है। और क्रॉन्स डिजीज में सारी लेयर इन्वॉल्व होती है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा नहीं होता। अल्सरेटिव कोलाइटिस आगे जाके रेक्टल कैंसर्स वगैरह में डेवलप कर सकता है, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज में ये डेवलप नहीं करता। विदाउट सर्जरी ईटिंग टेबल फूड्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऐसा नहीं है कि सर्जरी से पहले कुछ खा ही नहीं सकते हैं, वो जो है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन फूड चॉइसेस दे सकते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अ क्लाइंट विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हैज इनवाइटेड अ नर्स टू प्रेजेंट अ प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन। Which substance should the nurse teach the client to minimize the diet to decrease GI irritability? एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो ऐसी कौन सी डाइट जो है नर्स बोलेगी जिससे कि जीआई इरिटेबिलिटी घट जाए? कोला ड्रिंक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो नर्स टीच करेगी कि डाइट में आपको नहीं लेनी है जिससे कि जीआई इरिटेबिलिटी ना हो? कोला ड्रिंक्स, अमाइनो एसिड, राइस प्रोडक्ट एंड शुगर प्रोडक्ट। यहाँ पे कोला ड्रिंक्स देखिए कैफिनेटेड बेवरेज है, और कैफिनेटेड बेवरेज क्या करता है? म्यूकोजल इरिटेशन कॉज करता है, तो ये नहीं लेने के लिए बोलेंगे। बाकी तीनों चीजों से जीआई इरिटेबिलिटी नहीं होती है। कोला ड्रिंक्स और जो टेट्रा पैक वाले चीजें होती हैं जिनमें सोडा कंटेनिंग चीजें होती हैं उनको अवॉइड करना होता है। तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, a nurse obtains daily stool specimen for a client with chronic bowel inflammation. The nurse concludes that these stool examinations were ordered to determine. यहाँ पे पेशेंट को क्रॉनिक बावल इन्फ्लामेशन है, ठीक है, बावल जो है वो इन्फ्लेम्ड है, तो उसको बोला है कि रोज स्टूल एग्जामिनेशन करना है। क्यों? ऑप्शन ए, टू डिटरमाइन फैट कंटेंट, ओकल्ट ब्लड, ओवा एंड पैरासाइट, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अब देखो बावल क्या है? इन्फ्लेम्ड है, तो बावल में कुछ भी इन्फ्लेमेशन होती है तो स्किन कैसी हो जाती है? खिंच जाती है। सेम वही बावल में म्यूकोजा खिंच जाता है, तो किसके चांस होते हैं? म्यूकोजल इंजरी के चांस होते हैं। और म्यूकोजल इंजरी जो है स्टूल में ब्लड के थ्रू दिखाई देगी। तो ओकल्ट ब्लड के लिए, ओकल्ट का मतलब है जो हिडन ब्लड, जो हमें हो सकता है नेकेड आई से ना दिखे, लेकिन हमें स्टूल को जब टेस्ट करेंगे हमें उसमें आरबीसी की प्रेजेंस दिखे, तो वो क्या शो कर रहा है कि म्यूकोजल इंजरी हो गई है और ब्लीडिंग अंदर जो है कॉज हो रही है। तो उस चीज को रूल आउट करने के लिए क्रॉनिक बाउल इन्फ्लेमेशन के केस में ओकल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है। फैट कंटेंट ये जनरली माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में होता है। ओवा एंड पैरासाइट, यहाँ पे कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है या कुछ है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो है
कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए डेली स्टूल सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, या ओकल्ट ब्लड देख रहे हैं कि पहले दिन थोड़ा था अगले दिन ज्यादा था, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन के लिए डेली जो है स्टूल स्पेसिमेन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, a nurse is reviewing the laboratory result of and collecting a health history from a client with diagnosis of colitis. Which common clinical manifestation of the colitis should the nurse? कोलाइटिस क्या है? कोलोन की इन्फ्लामेशन है। कोलोन के इन्फ्लामेशन में क्या कॉज होगा? वेट लॉस, हिमोटाइसिस, इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स काउंट एंड डिक्रीज डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पे डिक्रीज डब्ल्यूबीसी नहीं होंगे, इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी भी क्या करते हैं? अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स काउंट, या रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहां से जो है ब्लीडिंग प्रेजेंट हो। हिमोटाइसिस जो है ये लंग्स नहीं इन्वॉल्व हैं तो ये भी नहीं होगा। वेट लॉस होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, और जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। कोलोन में सबसे ज्यादा क्या है? फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है, और फ्लूइड ही बॉडी के वेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जो कोलाइटिस है, फ्लूइड नहीं एब्जॉर्ब होगा, पानी नहीं बॉडी खींच रही है, तो उसकी वजह से वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, ये सारे सिम्टम्स बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, what should the nurse do when caring for a client with ileostomy? Ileostomy जब हमारा स्टूल कहाँ पे जाता है, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ इस तरीके से, अगर यहाँ पे रेक्टम है तो यहाँ पे जब पहले भाग में आता है स्टूल, जिसको हम सीकम बोलते हैं, सीकम में कैसा स्टूल होता है? लिक्विड। मैंने बताया ना, कोलोन में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है। जब आगे की तरफ स्टूल बढ़ता जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उसको आगे की तरफ धकेल देती है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के चलते चलते फ्लूइड तो ये बावल एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टूल कैसा हो जाता है? हार्डन हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। यहाँ तक जाते जाते स्टूल सेमी सॉलिड या सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाता है। अब यहाँ पे इलियम ये वाला पार्ट है, यहाँ तो स्टूल कैसा होगा? बिल्कुल ही लिक्विड होगा, पानी का पानी जो है बॉडी से निकलेगा अगर इलियोस्टमी हो रही है तो इलियोस्टमी के टाइम पे क्या नर्सिंग टीचिंग देनी है? टीच द क्लाइंट टू ईट फूड हाई इन रेजिड्यू, एक्सप्लेन दैट ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड विद डेली इरिगेशन, एक्सपेक्ट द स्टोमा टू स्टार्ट ड्रेनिंग ऑन द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे, एंटिसिपेट दैट एनी इमोशनल स्ट्रेस कैन इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यहाँ पे हाई रेजिड्यू डाइट नहीं लेने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। हाई रेजिड्यू डाइट तो बल्क इंक्रीज करती है, तो हाई रेजिड्यू डाइट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट। देन ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल, ड्रेनेज कंट्रोल करने के लिए डेली इरिगेशन नहीं करते हैं, क्लीनिंग करने के लिए इरिगेशन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक्सपेक्ट द स्टोमा टू स्टार्ट ड्रेनिंग ऑन द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे, स्टोमा जनरली विद इन 24 आवर्स ड्रेन करना स्टार्ट कर देता है। ये होगा कि कोई भी इमोशनल स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को तेज कर देता है। होता है ना कि जब हमें कोई भी स्ट्रेस होता है, पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है, जिसके चलते जो स्टूल है वो ज्यादा होगा, और यहाँ से जब पूरा ही लिक्विड निकल जाएगा तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस होते हैं? डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज के लिए भी मॉनिटर करते रहना है। तो डी राइट आंसर होगा। Next, a client had part of ileum surgically removed. Why is it necessary for the nurse to monitor the client for clinical indicators of anemia? इलियम में क्या एब्जॉर्ब होता है? कल भी मैंने बताया था, इलियम में हमारा विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और कल मैंने जब पढ़ाया था, विटामिन B12 जब इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या करता है? इसको बोलते हैं हम हीमोपोएटिक फैक्टर, जो कि रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये दोनों चीज जब इलियम पे आती हैं, तब इलियम इनको एब्जॉर्ब करता है, और तब बॉडी में हीमोपोएटिक फैक्टर बढ़ता है, तब बॉडी आरबीसी प्रोडक्शन करती है। अब यही नहीं होगा, इलियम नहीं होगा, तो बेशक से विटामिन B12 रहे, इंट्रिंसिक फैक्टर रहे, वो जगह ही नहीं बची है जहां पे इनको एब्जॉर्ब होना है, और ये नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो हेमेटोपोइसिस नहीं होगा, रेड सेल्स की प्रोडक्शन घट जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, फोलिक एसिड इज एब्सॉर्ब्ड इन द इलियम, यहाँ फोलिक एसिड का रोल नहीं है। हीमोपोएटिक फैक्टर इज एब्सॉर्ब्ड, यस, हीमोपोएटिक फैक्टर किसको बोलते हैं? B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के जोड़ को
मैंने बताया था ना B12 जो है इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है, और उन दोनों को हम इकट्ठा हीमोपोएटिक फैक्टर बोलते हैं, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। तो यही जो है इलियम हटा दिया है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से अनीमिया पेशेंट को होगा। आयरन एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन साइमल्टेनियस बाइल एब्जॉर्प्शन, बाइल से नहीं है इसका कोई असर। द ट्रेस एलिमेंट्स कॉपर, कोबाल्ट, निकल रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस आर एब्जॉर्ब, ये जो है जिजनम में होते हैं एब्जॉर्ब, ना कि इलियम में, तो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, an active adolescent is admitted to the hospital for surgery of ileostomy. When planning a teaching session about self-care, the nurse includes sports that should be avoided by a client with ileostomy. What should be included on the list of the sports to be avoided? कि कौन कौन से स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे अवॉइड करने हैं इलियोस्टमी के केस पे। फुटबॉल यस डेफिनेटली अवॉइड करना है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, इसको अवॉइड करना होता है। स्विमिंग अवॉइड करने की जरूरत नहीं होती है। आइस हॉकी शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। ट्रैक इवेंट्स एंड स्कीइंग जो है ये कॉन्टैक्ट इवेंट नहीं होते हैं। यहाँ बेसिकली उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए स्टोमा वाले पार्ट को, इन दोनों में चांसेस होते हैं ऐसा होने के, तो ए एंड सी आर द राइट ऑप्शन है। Next, a nurse is educating a client with colostomy of ascending colon about using a colostomy appliance. Which instruction should the nurse provide to help prevent leakage of stool from the appliance? असेंडिंग कॉलोन कौन सा है? ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम असेंडिंग कॉलोन बोलते हैं। यहाँ पे जो है कोलोस्टमी की गई है। कोलोस्टमी के ऊपर क्या लगता है? एक बैग लगता है जिसके यहाँ पे अराउंड सील होता है और नीचे की तरफ वो लटका होता है। यहीं पे स्टूल जो है ड्रेन करता रहता है। तो क्या सलाह देनी है कि लीकेज ना हो? ऑप्शन ए, इरिगेट द कोलोस्टमी टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन। वही कि इरिगेशन करते हैं, ना कि एलिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि क्लीनलीनेस प्रोवाइड करने के लिए। एम्प्टी द अप्लायंस व्हेन इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ फुल विद द फेसेस। ये सलाह देते हैं कि जो अप्लायंस होता है उसको जैसे ही वो हाफ फुल हो जाता है उसको क्या करना है, अप्लायंस को हमें खाली कर देना है। अदरवाइज क्या होगा कि प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनने के कारण क्या होगा, पाउच नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा तो यहाँ से हट जाएगा, जिसकी वजह से लीकिंग हो सकती है। यूज एन एंटीसेप्टिक टू क्लीन द पेरिस्टोमल स्किन बिफोर अप्लाइंग द अप्लायंस, एंड सेलेक्ट एन अप्लायंस विद द पाउच ऑफ एटलीस्ट, ये नहीं होंगे, बी इज द राइट ऑप्शन। Next is, a nurse is caring for a client with new colostomy. Which client outcome is most important for the achievement of long range goals associated with adjusting to new colostomy? पेशेंट है जिसको कोलोस्टमी हुई है, तो कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है लॉन्ग रन में जो कि हमें पेशेंट को सिखाना है एडजस्ट करने के लिए? ऑप्शन ए, मास्टरी ऑफ द टेक्निक ऑफ कोलोस्टमी केयर। B, readiness to accept an altered body function. C, awareness of available community resource. And D, knowledge of necessary dietary modification. सबसे ज्यादा पेशेंट को क्या लगता है कि उसकी बॉडी इमेज खराब हो गई है, क्योंकि एक हमेशा एक पाउच लटक रहा है वहां पे जो कि स्टूल कंटेन करना है। तो पेशेंट को यही सिखाना है कि रेडीनेस सिखानी है टू एक्सेप्ट द ऑल्टर्ड बॉडी फंक्शन। जो इमेज जो है ऑल्टर हुई है उसके बारे में रेडीनेस होनी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस पेशेंट को सिखानी है, तो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, a client had colon resection and formation of colostomy 2 days ago. Which color does the nurse expect the stoma to be when assessing its viability? 2 दिन हुए हैं तो अभी स्टोमा जो है कौन से कलर का होगा? ब्रिक रेड कलर का होगा। आफ्टरवर्ड्स जो है वो पिंक कलर का, मॉइस्ट पिंक कलर की उसमें दिखाई देगा। ग्रे एंड डार्क पर्पल तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो अभी 2 ही दिन है तो ब्रिक रेड स्टोमा विल बी प्रेजेंट। ए नहीं रहेगा, सी इज द राइट आंसर। Next, a nurse is caring for a client who is receiving TPN after extensive colon surgery. The nurse concludes that the client understands teaching about the purpose of TPN. TPN क्या है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। उस केस में जहाँ पे हमें स्टमक को रेस्ट देना होता है, यहाँ जहाँ लंबे समय तक पेशेंट वेंटिलेटर वगैरह पे है, उसको हमें आईवी लाइन से दे रहे हैं, तो उस केस में हम TPN का यूज करते हैं। तो कौन सी चीज यहाँ पे पेशेंट ठीक बोल रहा है? ऑप्शन ए,
प्रोवाइड शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन आफ्टर सर्जरी, शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन के लिए हम नहीं देते हैं, लॉन्ग रन न्यूट्रिशन के लिए हम देते हैं। असिस्ट इन प्रोवाइड सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटल नहीं टोटल न्यूट्रिशन ही इस पे डिपेंड होती है, इसीलिए वर्ड टोटल है यहाँ पे। प्रोवाइड टोटल न्यूट्रिशन व्हेन जीआई फंक्शन इज क्वेश्चनेबल, ये रहता है कि जब हमारा जीआई फंक्शन या तो काम नहीं कर रहा है या हमें उसको रेस्ट देना है किसी चीज के चलते, उस केस में हम टीपीएन देते हैं। असिस्ट पीपल हु आर अनेबल टू ईट बट हैव एक्टिव जीआई फंक्शन, ऐसा नहीं है अनेबल टू ईट है तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का सहारा लेते हैं, एकदम से हम टीपीएन पे स्विच नहीं करते हैं, तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is assessing two clients. One has ulcerative colitis and other has Crohn's disease. Which is more likely to be identified in the client with ulcerative colitis than in the Crohn's disease? कि एक को ulcerative colitis है, एक को Crohn's disease है, तो इनमें से कौन सी चीज ulcerative colitis वाले पेशेंट में होगी, ना कि Crohn's वाले। ऑप्शन ए, इंक्लूजन ऑफ ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल बावल वॉल, यहाँ ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट मैंने बताया था Crohn's में होती है, ना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में। कोरिलेशन विद इंक्रीज मैलिग्नेंसी बिकॉज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के साथ जो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से यहाँ पे मैलिग्नेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, यहाँ पे चांसेस मैलिग्नेंसी के इसलिए हैं क्योंकि वो पूरा जो है वॉल रप्चर हो गई है जो कि कैंसरस हो सकती है, तो ये रीजन इसका नहीं है। देन पैथोलॉजी बिगिनिंग प्रॉक्सिमली विद इंटरमिटेंट प्लेक्स फाउंड अलोंग द कॉलोन, ये प्रॉक्सिमल मतलब शुरुआती कॉलोन में नहीं होती, लास्ट में जाके होता है, तो ये भी नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग डिस्टली विद रेक्टल ब्लीडिंग, ये रहता है कि पहले रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद जो है ऊपर की तरफ पूरा कॉलोन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हु हैज अ फुल टाइम जॉब हाउ टू केयर फॉर न्यू कोलोस्टमी, एट विच टाइम शुड द नर्स शेड्यूल सजेस्ट शेड्यूलिंग द कोलोस्टमी इरिगेशन। एक पेशेंट है जो कि पूरा टाइम जॉब पे रहता है और उसको अभी अभी नई कोलोस्टमी है, तो कौन सा टाइम नर्स बोलेगी कि आपको कोलोस्टमी इरिगेशन करना चाहिए। When it is most convenient for the client. B, approximately a half an hour after breakfast. C, halfway between the two largest meal. And D, at the time when client had bowel movement after the surgery. देखिए जो इरिगेशन होता है वो ऑलमोस्ट डेली करना होता है और डेली सेम समय पे करना होता है ताकि एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लस पेशेंट वर्किंग है बोलेंगे कि ये कि आपको जो है ब्रेकफास्ट के बाद घर छोड़ने से पहले कोलोस्टमी इरिगेशन कर लेना है ताकि ऑफिस में आपको ना करना पड़े और बीच और एक टाइम भी आपका पर्टिकुलर मेंटेन हो जाए, तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, a client with cancer of colon had surgery for resection of tumor and creation of colostomy. During the 6-week post-operative checkup, the nurse teaches the client about nutrition. The nurse evaluates that learning has taken place when the client states, I should follow a diet that is. एक पेशेंट है जिसका ट्यूमर रिसेक्शन हुआ है, कोलोस्टमी बनी है, 6 हफ्ते बाद जो है नर्स उसको बता रही है न्यूट्रिशन के बारे में, तो पेशेंट ऐसी कौन सी स्टेटमेंट बोल रहा है जो कि बता रहा है, लग रहा है कि पेशेंट ने समझ लिया, मतलब ठीक स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है। रिच इन प्रोटीन, ये 6 हफ्ते बाद रिच इन प्रोटीन नहीं, ये इनिशियली हम बोलते हैं जब वो हीलिंग फेज में होता है। लो इन फाइबर कंटेंट, फाइबर कंटेंट लो नहीं, हम मीडियम रखते हैं ताकि जो है स्टूल स्ट्रेनिंग ना हो। as close to usual as possible, ये रखते हैं कि जैसे आप पहले डाइट खा रहे थे वैसे ही लीजिए, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि गैस फॉर्मिंग सब्सटेंस जो है वो कम लीजिए, बाकी जो है आप रेगुलर डाइट की तरफ स्विच कर सकते हैं। हायर इन कैलोरीज देन बिफोर, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी रेगुलर डाइट जो पहले ले रहे थे उसकी तरफ आप स्विच कर सकते हैं, सी। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद नेसोइंटेस्टाइनल ट्यूब, Which solution should the nurse use when instilling the tube to ensure its patency? एक पेशेंट है जिसको नाक से इंटेस्टाइन में ट्यूब डाली गई है, तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन देना चाहिए, स्टेराइल वाटर, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक ग्लूकोज। यहाँ पे हमें ऐसा सॉल्यूशन देना है कि ना तो फ्लूइड की शिफ्टिंग अंदर इंटरवेस्कुलर स्पेस में हो, ना ही इंट्रावेस्कुलर से बाहर की तरफ फ्लूइड खींचे, तो ऐसे केस में हमें कौन सा, आइसोटोनिक, आइसो का मतलब है सेम एज बॉडी कंपोजिशन, कि जैसे हमारी बॉडी कंपोजिशन के फ्लूइड बॉडी की फ्लूइड कंपोजिशन होती है सेम वही इसमें कौन से फ्लूइड आते हैं, आरएल आता है, रिंगर लैक
एक्सपेक्टेड वो देते हैं, ताकि क्या है कि फ्लूइड की शिफ्टिंग इधर से उधर ना हो और जो हमारा पर्पस है वो मीट हो जाए। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, during the colostomy irrigation, the client reports feeling abdominal cramps. What should the nurse do in response to the statement? एक पेशेंट की कोलोस्टमी इरिगेशन की है और उसको क्रैम्प्स फील हो रहे हैं, तो क्या इनमें से नर्स करेगी? Discontinue the irrigation, lower the container, clamp the catheter and advance the catheter approximately an inch. Abdominal cramps होना जो है एक नॉर्मल चीज है कोलोस्टमी इरिगेशन के टाइम पे, और ये क्रैम्प जो है सबसाइड कर जाते हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको रोक देते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये थोड़ी देर के लिए क्लैंप करना है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर देना। डिसकंटिन्यू हमें नहीं करना है इरिगेशन, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल अकरेंस विच हैपन्स। लोअर करने से क्या होगा कि जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं जाएगा, और एडवांस करेंगे कैथेटर तो क्या होगा, म्यूकोजल इंजरी हो सकती है। तो थोड़ी देर के लिए क्लैंप कर देंगे, दोबारा स्टार्ट कर देंगे, क्रैम्प्स चले जाते हैं। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंचेस शुड द कैथेटर नर्स इंसर्ट अ कैथेटर इन द स्टोमा व्हेन परफॉर्मिंग अ ट्रांसवर्स कोलोस्टमी इरिगेशन? कोलोस्टमी इरिगेशन के टाइम पे हमें कितना जो है कैथेटर को इंसर्ट करना है, ना तो हमें ज्यादा करना है और ना ही कम करना है, प्रॉपर करना होता है। प्रॉपर होता है हमारा लगभग 8 सेंटीमीटर या 3 इंचेस के अराउंड। बाकी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग chronic constipation and nurse discuss how to include more bulk in the diet. The nurse concludes that learning has occurred when the client states bulk in the diet promotes defecation by. यहाँ पे पेशेंट को chronic constipation है और नर्स कह रही है कि अपनी डाइट में आपको बल्क ऐड करना है। तो नर्स कंक्लूड कर रही है लर्निंग when the client states bulk in the diet promote defecation, कि बल्क जो है किस तरीके से डेफिकेशन में हेल्प करता है। जब हम बल्क मतलब फाइब्रस फूड खाते हैं ना, तो जब क्या होता है, फाइब्रस फूड की क्या टेंडेंसी होती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब इंटेस्टाइन में वो फूड गया, उसने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर एब्जॉर्ब करके वो मोटा हो गया, फूल गया है। अब वो मोटा हो गया है तो वो इंटेस्टाइन की वॉल को क्या कर रहा है, दबा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को एनहेंस कर रहा है। यही बोलते हैं ना, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें कैसी डाइट लेनी होती है, हाई फाइब्रस डाइट लेनी होती है। यही कारण है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को, इंटेस्टाइनल वॉल को स्ट्रेच कर देता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट तेज हो जाती है और पेशेंट का पेट साफ हो जाता है। तो डी राइट आंसर होगा। Next, the client is scheduled for ligation of hemorrhoids. Which diet does the nurse expect to be ordered in preparation of the surgery? Hemorrhoids हैं जो हमारा एनल कैनाल होती है, वहां पे एक हमारा हेमरॉइड कुशन होता है, जिसके अंदर हमारी छोटे छोटे वेन्यूल्स, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, ये सारी चीज प्रेजेंट होती है। अगर मैं ये एनाल कैनाल बोलूँ, यहाँ पे ये हेमरॉइड कुशन प्रेजेंट है। अगर बहुत स्ट्रेन करना पड़ रहा है, स्टूल कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो वो इस कुशन को तोड़ देगा, और जिसकी वजह से ये जो अंदर छोटी छोटी वेसल्स हैं ये रप्चर कर जाएंगे और ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी डाइट देना है, ब्लैंड, क्लियर लिक्विड, हाई प्रोटीन एंड लो रेजिड्यू। लो रेजिड्यू डाइट देते हैं ताकि स्टूल की फॉर्मेशन कम हो और इस वाले भाग को थोड़ा आराम मिले, तो उसी चीज के लिए यहाँ पे लो रेजिड्यू डाइट दी जाती है कुछ दिन पहले सर्जरी के। ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ हेमरॉइड्स। व्हिच फैक्टर इन द क्लाइंट हिस्ट्री प्रोबेबली प्लेड अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट्स हेमरॉइड्स? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक पेशेंट है जिसको हेमरॉइड है, तो कौन से फैक्टर है उसकी हिस्ट्री में जो कि उसको और पक्का कर रहे हैं कि हेमरॉइड इस वजह से हुआ होगा? कॉन्स्टिपेशन सबसे मेन कारण यही रहता है, कॉन्स्टिपेशन का होना। हाइपरटेंशन डज नॉट कॉज हेमरॉइड। स्पाइसी फूड जो है वो अल्सर्स कॉज कर सकता है, हेमरॉइड नहीं कॉज कर सकता, या हेमरॉइड होने के बाद वो उनको परेशान कर सकता है लेकिन कॉज नहीं करता है। बावल इनकॉन्टिनेंस, नो। न्यूमरस प्रेगनेंसी से भी ये हो सकता है कि जब हम स्ट्रेन बेबी बर्थ के टाइम पे एक्सेसिव स्ट्रेन से ये जो कुशन की बात करी वो रप्चर हो सकता है, तो न्यूमरस प्रेगनेंसी कैन ऑल्सो रिजल्ट इन दिस। ए एंड ई आर द राइट ऑप्शन। Next, a client as having the hepatitis B virus, the nurse reviews the health history
for possible situation in which exposure may have occurred, which event does the nurse determine is the most likely source of infection? हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ये हुआ होगा? मैंने कल बताया था आपको, निडल्स का जहां इन्वॉल्वमेंट होता है वहां हेपेटाइटिस बी जो है कॉज होता है। तो यहाँ देखिए, हैड अ स्मॉल टैटू ऑन द आर्म 3 months अगो, ये रीजन है, ठीक है, क्योंकि टैटू में हम क्या है, नीडल इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है। असिस्टेड इन, और इसका जो सबसे बड़ी बात है कि 60 से 90 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इससे पहले 60 दिन से पहले तो सिम्टम भी नहीं आएंगे, तो 3 months का टाइम हो गया है, तो इस इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम हो गया है जिसकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं। असिस्टेड इन इमरजेंसी बर्थ ऑफ अ बेबी 2 weeks अगो, यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से फैल गया हो, लेकिन 2 weeks का टाइम दिया है ना, वो इस इंक्यूबेशन पीरियड से बहुत आगे है, तो इतनी जल्दी सिम्टम इस चीज के नहीं आएंगे। इन दोनों कंडीशंस में होता ही नहीं है, तो पहली और दूसरी में हो सकता है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड का ध्यान रखते हुए हमने फर्स्ट ऑप्शन को चुना क्योंकि उसके सिम्टम आने में इतने दिन लग जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, आपको समझ आ रहा हो। इतनी कंजूसी मत करो यार, थोड़ा सा कमेंट करो, बताओ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस के साथ बने रहिए। थैंक यू।